last session in the sense that after this session, we are not supposed to attend any session formally, but definitely in case any question is there in your mind, you want to discuss anything, you may leave your questions and I will try my level best to answer your question. Respected participants, talking about Mr. Chairman and the questions that are associated with the chairman, though it is not easy and it's not a good idea to cover those questions because these questions are different in every interview and it's not possible. In fact, it is next to impossible to cover all the questions. Well, we have some generalizations here. We have some points here. We definitely can infer something if we cannot go for entailment or presupposition, but we are going to understand and discuss all those questions one by one that may be asked in the recent interviews. About Mr. Chairman, that person कि जो आपके इंटरव्यू में बैठा है बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है. So अगर कोई पर्सन बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, how you're going to talk about that experience? अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि खामोश नहीं है, who's speaking and who's contributing and who's interrupting you, how you're going to tackle that sort of personality? And the last is कि जिसमें हमारे पास हाइब्रिड है जो ज्यादा टाइम खामोश रहता है लेकिन कभी-कभी इंटरप्ट करता है. So in total we have 3 types of chairperson. Well, talking about the very first type, the very first person, the silent person, the silent man, the observer जो है, ऐसा पर्सन जो है आपको टफ टाइम देता है. इफ यू आर देयर इन योर इंटरव्यू एंड यू सी दैट मिस्टर चेयरमैन इज साइलेंट, और इसमें आपकी पर्सनालिटी के उन एस्पेक्ट को एनालिसिस करना उसके लिए खासा अहम होता है, जो कि दूसरे शायद जो है वो उन एस्पेक्ट्स को छोड़ देते हो, दूसरे शायद उन एस्पेक्ट्स को ना देखते हो. बट साइलेंट चेयरमैन इज गोइंग टू गिव यू द टफ टाइम इन योर ग्रेडिंग. ऐसा वैसे नॉर्मली होता नहीं है, नॉट इन PPSC, बट हमारे पास जो है इंटरप्शंस जो है वो होती हैं. हमारे पास चेयरमैन ऐसे होते हैं जो कि टाइम एंड अगेन आपको स्टॉप करते हैं, देन जो है वो आपको स्टॉप एंड प्ले पॉलिसी जो है वो चलती है. पहली सॉर्ट के अंदर जो है while you are attending your interview and Mr. Chairman is there and he is silent for your interview, you need to speak, you need to act, you need to control your non-verbal actions in a sensible manners. जब आप डायरेक्टली अंडर ऑब्जर्वेशन होते हो, जब आप डायरेक्टली चीजों जब आपको बीइंग ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, तब शायद आपके नॉन वर्बल एक्शंस जो हैं वो शामिल हो जाते हैं. और नॉन वर्बल एक्शन से मुराद यहाँ पे ये है कि आपको जो है अपनी वॉइस का राइज एंड फॉल देखना है, आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना है, आपको ये देखना है कि व्हाटएवर यू हैव प्रोड्यूस आप उसको प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो. ठीक है, ये चीजें आपकी होनी चाहिए. So, आपकी पर्सनालिटी का जो डीप एनालिसिस है, अगर हम साइलेंट मेंबर्स की बात कर लें तो हमारे पास जो है वो कुछ इंटरव्यूज में कमीशन में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में मिस आगा परवीन वाज द साइलेंट मेंबर. उन्होंने काफी इंटरव्यूज को साइलेंट रहे और उन्होंने इंटरव्यूज के अंदर जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो नहीं किए, पर्सनालिटीज को एनालिसिस किया. और कुछ इंटरव्यूज को जिनमें उन्होंने साइलेंट रह के जो है वो ऑब्जर्व किया, रिलेटिवली जो स्कोर था वो कम था, और जिनमें उन्होंने खुद क्वेश्चंस पूछे थे उनमें स्कोर ज्यादा था. आप किसी मेंबर को मजबूर तो कर नहीं सकते कि वो आपसे बात करे या बोले, बट आप अपने नॉन वर्बल एक्शंस को, अपनी प्रोनाउंसिएशन को, अपनी प्रेजेंटेशन को जरूर इम्प्रूव कर सकते हो. द नेक्स्ट टाइप ऑफ चेयरमैन इज स्टॉप प्ले और नॉन इंटरप्टिंग पर्सनालिटी. तो साइलेंट में आ गया, इंटरप्टिंग पर्सनालिटीज होती हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पिछले इंटरव्यूज की बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास इम्तियाज अहमद खान साहब जो हैं वो आ जाते हैं. इम्तियाज अहमद खान साहब जो हैं, he is not going to listen even a single statement. Maybe if you are lucky enough कि वो आपकी statements कुछ complete सुन लें, लेकिन इनकी केस के अंदर आपको काफी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, अपने नॉन वर्बल एक्शंस को देखना पड़ता है. You will see when Mr. Imtiaz Ahmed Khan is there, or
मिस्टर इम्तियाज अहमद खान की तरह के लोग जो हैं वो इफ दे आर देयर, so they are going to observe your personality, they will give you smile, they will give you a stern face. उनका लहजा, उनके जो हैं वो फोरहेड के जो असरात हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन जो हैं वो आपको काफी बदलते हुए नजर आएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको काम रहते हुए चीजों को समझना है। और इंटरप्ट करने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि मेंबर्स जो हैं वो आपकी कॉन्फिडेंस को भी चेक कर रहे होते हैं, कि जब जो है वो आप बात कर रहे होते हैं वो आपका क्वेश्चन पूरा सुने बगैर ही आपको, आपका आंसर पूरा सुने बगैर ही आपको इंटरप्ट कर देंगे। There is no need to worry about if someone is interrupting you. You just need to answer that portion जो आपको समझ में आया। मिसाल के तौर पर आपने अपने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो भी अब कर रहे हैं, एंड मिस्टर इम्तियाज अहमद खान इज सेइंग, okay gentlemen stop here, I am just going to ask you two questions, two rapid questions. इस ईडीएम का क्या मतलब होता है और इस ईडीएम का क्या मतलब होता है। मे बी आपको जो है इस तरह की पर्सनालिटीज जो होती हैं आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा खींच के लेके जाते हैं। ठीक है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके अंदर आपकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स खुल के सामने आते हैं। ये पता चलता है जिस तरह से ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इम्तियाज अहमद खान साहब की ही कोट करते हुए, सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है या एनुअल सिस्टम बेहतर है। अब डेफिनेटली ही इज गोइंग टू टेक योर ओपिनियन। अब आप इसमें जो है वो बड़ा आपको क्वेश्चंस के साथ जो है वो बोलना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम बेहतर है और क्यों बेहतर है। मीनवाइल ही इज ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स। सो थर्ड टाइप हमारे पास जो है वो एक ऐसी चेयरपर्सन की होती है जो कि कंबाइन होता है, जो साइलेंट आपसे इंट्रोडक्शन लेता है और इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और उसके बाद जो है वो आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले कर देता है। अब होता क्या है, a lot many aspirants think here that all right, no, Mr. Chairperson is not listening anything, he is not interested, she is not interesting, वो हमें अब सुन रहा नहीं है या वो हमें सुन नहीं रही है, तो अब हम जो है वो जो मर्जी बात कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आप फील ये भी करते हैं, और खसूसन ऐसा कुछ इंटरव्यूज में देखने को मिला जिन लोगों ने पहले पंजाब के या केपीके के अंदर इंटरव्यूज दिए हैं, आई एम श्योर दे हैव विटनेस अ लॉट मेनी इंसिडेंट्स कि जिसमें जो है वो चेयरपर्सन अटेंटिवली बात नहीं सुन रहा था। तो ऐसा लग रहा था बाहर कि his attention is somewhere else, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। So ऐसी पर्सनालिटीज को भी देखिएगा, because you are there in the room, the you know the expressions of the chairman, they are important for you, but whatever he is doing there, that's not important for you। आपके लिए वो 10 से 15 मिनट्स आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके एक्सप्रेशन को, इन तमाम चीजों को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इन तीन तरह की पर्सनालिटीज को जब आप जज करते हो, गुजरते हो, एक चीज जो कभी शटर नहीं होनी चाहिए वो आपका कॉन्फिडेंस है। और रिमेंबर वन थिंग, कॉन्फिडेंस से मतलब ये होता है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो इंटरव्यू से पहले कह रहे होते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास तो कमीशन का मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे पास मैं पुरसकून हूँ, माई कॉन्फिडेंस इज ऑल राइट। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन लॉट मेनी केसेस आर देयर, 98% ऐसे होते हैं केसेस कि बाहर एक कमीशन के इंटरव्यू का ठीक ठाक जो है एक फियर होता है, एक प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि मुमकिन है कुछ लोगों से उस दिन कुछ खाना भी नहीं खाया जाता है, पसीने बिला वजह जो है वो आ रहे होते हैं, नॉन वर्बल एक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। सो यू नीड टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, दैट इज बेसिकली द एक्टिविटी दैट is your confidence. Confidence means that you are not skipping any question. Confidence means you have full control of your personality. Whatever you are saying, that is in your own control. So इन तीन चीजों के ऊपर आपने ढंग से इनको जो है वो देखा, इनकी प्रैक्टिस की, अपने मॉक इंटरव्यूज में आपने बोला, आपने देखा होगा कि मॉक इंटरव्यूज में आपका जो है वो प्रेशर जिस तरह से आपको मैनेज करना सिखाया गया, आपको बोलना सिखाया गया, इन चीजों को जो है वो सामने रखिएगा। मेरी एक और सजेशन है आपके लिए, दैट इज द मिरर प्रैक्टिस। आप जो है, अब आपके पास टाइम होगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, लेकिन हम लोग जो हैं, मैं एक ये बात जरूर बताऊंगा और उसमें हम सभी शामिल हैं, एक सेल्फ ब्लैकमेलिंग का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ और ऐसा सच है कि सेल्फ ब्लैकमेल होने से मतलब ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि अच्छा, आई हैव अटेंडेड द मॉक सेशंस एंड माय मॉक इंटरव्यूज वेंट वेरी वेल, तो अब जो है वो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इन चीजों को देख सकूं, मैं इन चीजों को रिवाइज कर सकूं। नो, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट और उसके बाद हम प्रोसीड फर्दर करें। देखें, आप सेल्फ ब्लैकमेल जो है इससे बचिएगा। आपको प्रे करना होता है 10 से 15 मिनट्स, और इंटरव्यूज इतने अहमियत के हामिल हैं, इतने अहमियत के हामिल हैं, इतने अहमियत के हामिल हैं
कि जो रिटन टेस्ट आपने पास किया होता है, कमीशन उसका सिर्फ 50% जो है वो वेटेज लेता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके 100 में से 100 नंबर भी हैं, तो जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें आपके 50 ही काउंट होंगे। लेकिन इंटरव्यू में आपके अगर जो है वो 100 नंबर हैं, तो इंटरव्यू में वो 100 के 100 ही समझे जाते हैं और वही लगता है। ठीक है, रिटन वाले नंबर आधे ही लगते हैं और इंटरव्यू वाले नंबर पूरे लगते हैं। तो इंटरव्यू में आपको इन तमाम चीजों को बड़े ढंग से समझना है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। सेल्फ ब्लैकमेलिंग से बचिए, मैक्सिमम जो है अपने आप को प्रैक्टिस जोन में रखिए, अपने बुक्स को कवर करने की कोशिश कीजिए और कोशिश करें कि व्हाटएवर यू हैव डिस्कस्ड, ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस, उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। सो इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कमीशन के इंटरव्यू में मैंने अपने लेक्चर्स में टाइम एंड अगेन आपको बताया व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू बिफोर इंटरव्यू, इन इंटरव्यू। नए बैच वालों के साथ खैर वो चीजें हम ब्रीफली दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो बैच 5 है उसके लिए, बैच 28 का अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए ये बातें अभी नहीं, उनसे तो हम डिस्कस करेंगे। अगर देखें आप जो है, अगर रूम के अंदर एंटर होने जा रहे हो, ठीक है सलमान, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, आई हैव रेड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। देखो अपनी आखिर पे यही बातें और वही बातें जो हैं वो इब्तदा और इख्तिताम जो है वो सेम होना चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ द पैनल, बिफोर दैट आपकी अपनी ड्रेसिंग को अच्छे से अभी से सोच लीजिए कि आपने अपनी ड्रेसिंग जो है वो कौन सी करनी, कैसी करनी। आपकी ड्रेसिंग इस तरह से होनी चाहिए जो कि ना बहुत शौक होनी चाहिए, जिसमें आप कंफी फील करें, जिसमें आप इजी फील करें, जिसमें आप ज्यादा प्रॉब्लम फील ना करें। ठीक है, लाहौर में तो हमारे सेंटर्स जो हैं उनमें तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो लाहौर की यूनिवर्सिटी से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज जो हैं उनमें चांसेस हैं इंशाल्लाह दैट, कोशिश यही है कि इस दफा जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यूज होंगे इंशाल्लाह आई विल वन ऑफ द पैनल्स, बट लाहौर किसी और जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आई विल ट्राई कि हम भी उस पैनल और उसके एक्सपीरियंसेस को भी आपके साथ शेयर किया जाए। हम जो बातें इससे पहले डिस्कस करते हैं ना, बिफोर गोइंग देयर इन द इंटरव्यूज एंड के क्या होता है क्या नहीं होता, जो सीनियर्स की डिस्कशंस होती हैं, योर ड्रेसिंग, योर वे ऑफ स्पीकिंग देयर, योर एंट्रेंस इन द रूम, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। उस वक्त आप ऑब्जर्वेशन में होते हैं, और जब आपको टास्क ही में, अगर अभी मैं आपसे ये कह दूं ना, आंखें बंद करके जरा खोलिए, अब अभी आप कुछ सेकंड्स के लिए चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, लेट्स सी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस एक्टिविटी के अंदर जो है वो। आप एक एक्टिविटी को देखिएगा, अपनी आईज को बंद कीजिएगा साढ़े 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड ज्यादा हो गया, चले 5 सेकंड के लिए हमने बंद की, अभी ओपन कीजिए। अब आपने अपने इर्द गिर्द जो है वो जहां पे ब्लैक कलर है उसको आइडेंटिफाई करना है, वो चाहे ब्लैक स्पॉट है, आप जिस भी रूम में बैठे हैं ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर की कोई डिवाइस है, कोई जूता है, आप इर्द गिर्द देखना शुरू कर दीजिए। अब आपको वहां वहां पे ब्लैक कलर भी नजर आना शुरू हो जाएगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा था। डिड यू नोटिस? आपने एक्टिविटी की, डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस कि आपने वहां वहां पे ब्लैक कलर भी अब आपको नजर आना शुरू हुआ जहां पे पहले शायद आपने कभी नोट नहीं किया था कि अच्छा यहाँ पे भी ब्लैक कलर था, यहाँ पे भी ब्लैक कलर था, यहाँ पे भी ब्लैक कलर था। सो इट हैपेंस व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। सो माय रिकमेंडेशन इज, आप अपनी ड्रेसिंग जो है वो एक नॉर्मल ड्रेसिंग, ना बहुत शौक होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, जिसमें अगर इफ यू आर मेल आप हैंडी फील करते हो अपने आप को शलवार कमीज के साथ, तो वेस्ट को शुड बी देयर, और आपके जो है वो जूता अच्छा होना चाहिए। अगर फीमेल साइड पे हैं तो आपके जो है वो जो नॉर्मल ड्रेसेस होती हैं जो कि फॉर्मल होती हैं, आई थिंक इन पाकिस्तान वी मोस्टली गो फॉर शलवार कमीज और जो भी फीमेल की ड्रेसिंग है, बट वो आपकी पर्सनालिटी को जो है वो एक्सप्लिसिटली जाहिर कर रही हैं, वो होनी चाहिए। परफ्यूम्स आपके जो है वो नॉर्मल सा लगा होना चाहिए, ना इतना शौक के दिमाग को अगले बंदे को चलता चला जाए और वो इस पे माइंड करे कि कितना शौक है, और ना ही उसकी इस तरह की स्मेल होनी चाहिए कि जो भी देखे इतनी यूनिक हो कि किसी को समझ ही ना आ सके कि ये किस तरह की। चेयर पर बैठे सोबर तरीके से बैठें, इस तरह से बैठें कि आप जो है वो आपके दोनों जो है वो हैंड्स आपके लेग्स के ऊपर होने चाहिए, और आपके अपने फिंगर्स के साथ प्ले नहीं कर रहे, यू आर नॉट प्लेइंग विद योर फिंगर्स। आप, अक्सर लोगों की आदतें हैं, मेरी भी आदत है, आई एम वन ऑफ देम, कि जब कभी मैं अकेले में होता हूँ, व्हेनेवर आई एम अंडर प्रेशर, तो मैं अक्सर औकात अपनी उंगलियों को चटकना शुरू कर देता हूँ, पटाखे निकालना शुरू कर देता हूँ। लेकिन इंटरव्यूज के अंदर ऐसी चीजें अगर होंगी तो दैट शोज के मैं आई एम अंडर प्रेशर,
I am unable to deal and I am unable to face the questions, and the panel will definitely note all the things. So अपने इन चीजों को एक चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखिए, जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर एंटर होते हैं। सो आयशा खान कुछ लिखना चाह रही हैं, मैं जरा ना ट्विटर को ऑफ ना कर दूं यहाँ पे। आयशा कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो? चले हम ना आपके लिए भी पेंसिल जो है वो बंद कर देते हैं। आप, हाँ जी ठीक है, अभी जो है ना हमने बंद कर दिया कि आप जो है वो ना ही लिखिए तो कुछ अच्छा है। अच्छा जी, सो अब जो है आपने काम ये करना है कि उसके बाद जब आप बैठे हो रूम के अंदर और आपने सॉरी दरवाजा ओपन किया, when you are there in the room and you see there are 3 people in total, 2 are male and 1 is female, you will say good morning sir, or good afternoon sir, and good morning ma'am, good morning good afternoon ma'am। तो उन्हें सेपरेटली आप भी रिगार्ड्स जो हैं वो उनसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसके बाद आप अपनी चेयर पर बैठे हैं, चेयर पर बैठते हुए कोशिश करें कि चेयर ऑलरेडी वहां पे जहाँ पे हैं वहीं पे आपके पास होने चाहिए। कमीशन में आपको इजाजत होती है कि आप अपने थीसिस को, बुक्स को, रिसर्च पेपर्स को, मटेरियल्स को साथ लेके जा सको, लेकिन खुदारा ऐसी कोई चीज साथ ना लेके जाइएगा दैट यू आर अनएबल टू जस्टिफाई, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन से वाले जो हैं वो थ्योरी लगा दी, आपका रिसर्च मेथड क्या था, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी, आपका सैंपल साइज क्या था, आपके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग है, आपके पास क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मिक्स्ड मेथोडोलॉजी है, आपने रेफरेंसिंग किस तरह से की, क्या ये डिजिटल रेफरेंसिंग थी, जोटेरो को यूज किया, एंड नोट को यूज किया, आपने अपनी जो है वो लैंग्वेज में, अगर आपको लिंग्विस्टिक्स में थीसिस है, आपने कॉर्पोरा डेवलप किया, आपने किया क्या उसके अंदर जो है, आपने कोई कॉपस जो है वो डेवलप किया, आपने कुछ जो कंप्यूटेशनल की तरफ चले गए, आपने SPSS को यूज किया, आपने जो है वो सिंपल एक्सेल को यूज किया, आपका क्या था सारी की सारी चीजों को। सो आप इन चीजों के ऊपर अगर तो आपको कमांड है, यू कैन डिस्कस ऑल द थिंग्स, ऑल दिस पॉइंट्स, then definitely you should carry forward, you should take all the things that you have in your possession. No, it's not necessary, Anya, it is what I'm talking about. ये जरूरी नहीं है। खैर मैं बात करूंगा कि देखिए, आपको 10 से 15 मिनट्स में उनके तमाम क्वेश्चंस को ढंग से सुनना, समझना और बेहतरीन तरीके से आंसर करना। आपका थीसिस साथ में लेके जाना जरूरी नहीं है कि वो आपके सक्सेस की जो है वो एक स्टोरी हो, वो आपके पास जो है वो एक ऐसा अलमिया हो, एक ऐसा जो है वो आपके पास सबूत है कि जिसको देखने के बाद जो है वो ये समझते हो कि अच्छा जी दैट्स परफेक्टली फाइन, अब हमें इनको सिलेक्शन दे देने चाहिए। अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते हो, इफ यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योर thesis, there is no use of that particular book. Well, Salman, necessary if you are MPhil or PhD, मेरा नहीं ख्याल कि कमीशन ने कभी भी आपसे कहा हो कि आप अपने थीसिस जो है वो साथ लेके आइए इफ यू आर गोइंग टू मेंशन योर एमफिल देयर। चूंकि आपकी इस बैच के साथ क्लासेस अभी ज्यादा नहीं हुई, हमने ये रिक्वेस्ट की थी सना कि हम जो हैं, अगर हमारे पास एमफिल की क्वालिफिकेशन है, हमें अपने थीसिस के ऊपर पूरी ग्रिप है, हमें टॉपिक ए से टॉपिक जी तक हर चीज को हम जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर ये हमारे लिए नागजीर है, जरूरी है, इनएविटेबल है कि हम अपने थीसिस को साथ लेके जाएं। लेकिन अगर हमारे पास ये एक ऐसा ऑप्शन है कि हमें पता है कि वी आर अनएबल टू डिफेंड आवर इंटरव्यू प्रॉपर्ली, हमारे थीसिस के अंदर कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, जिस तरह से जब मैंने अपना गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद लिंग्विस्टिक्स में जब मास्टर्स एमफिल हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद जब जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से एमफिल हुआ लिटरेचर में, मुझे ऐसा लगता है कि जो मास्टर्स में मैंने लिखा था वो सब फजूल था, मुझे ऐसा फील होता। उसके बाद जैसे जैसे कैरी फॉरवर्ड करते गए, जब मैंने रिसर्च पेपर्स की तरफ आया, जब रिसर्च पेपर्स लिखे, तो मुझे लगा ये जो थीसिस में मैंने लिखा ये भी फजूल है। तो मुझे कुछ अपने ही टॉपिक में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल गए कि जिनको मुझे लगता था आई विल नॉट बी एबल टू डिफेंड देम इन फ्रंट ऑफ द पैनल। मैं काफी पेपर्स में लिखता रहता हूँ, जो लोग मेरी टाइमलाइन विजिट करते हैं या देखा हो, कभी देखने का इत्तेफाक हो कि डॉन के अंदर लेटर्स लिखते हैं, डेली टाइम्स वगैरह, और कुछ पेपर्स में मैं एडिटोरियल्स भी लिखने की कोशिश करता रहता हूँ, और वो बाजुकात पब्लिश भी हो जाते हैं। तो इसके बावजूद जो है आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं कमीशन को कोई ऐसा एक्सप्रेशन ना दे सकूं कि जिससे मैं अपने लिए मजीद क्वेश्चन जो है वो पैदा करता चला जाऊं। मुझे
10 से 15 मिनट्स में वो तमाम चीज़ों को देखना है कि जिनको मैं बड़े ढंग से लेके चल सकूँ। सो अगर आप फ़ील करते हो कि आपके थीसिस जो है वो बड़ा अच्छा था, और अमूमन थीसिस जब करते होते हो ना, तो प्रॉब्लम पता क्या होती है? आप होते हो किसी सुपरवाइज़र के जो है वो अंडर, आपको सुपरवाइज़र आपको सपोर्ट कर रहा होता है। अब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, अनफॉर्चुनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द लाहौर, सो पाकिस्तान वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसी सिचुएशन है कि सुपरवाइजर्स व्हाटएवर दे आर डूइंग दैट्स नॉट अप टू द मार्क। इस पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक आर्टिकल रिसेंटली जो है वो पब्लिश हुआ है, उसमें परवेज हुदवाई का लिखा हुआ है, वे वी स्टैंडिंग एग्जैक्ट आर्टिकल्स किस तरह के होते हैं और ये सारी चीजें। तो हम कमीशन को शायद जो है वो चीट नहीं कर सकेंगे अगर हमारा लिखा हुआ थीसिस हमारी फिंगर टिप्स पर नहीं है। तो ये मेरी राय है कि अगर आप अपने थीसिस को ढंग से डिफेंड कर सकते हो तो जरूर लेके जाओ। Definitely that is going to give them a good impression about you if you're able to answer all the questions from your thesis. But अगर पिक्चर थोड़ी सी भी डिस्टॉर्टेड है तो आप नहीं लेके जाओगे, ठीक है? आप कमीशन को थीसिस के बगैर भी जो है वो इम्प्रेस कर सकते हो, और वो आपकी अपनी इनर जो है वो क्वालिटीज है। फिर जी, टॉकिंग अबाउट कमिंग बैक टू द टॉपिक सना, आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया। ड्रेसिंग के बाद जो है, जब आप वहां पे बैठे हो, नॉन वर्बल एक्शंस के ऊपर ठीक ठाक काम कीजिएगा। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। वहां पे कोई भी ऐसा नहीं है कि हु इज हैविंग यू नो अ गन, कि जिसने आपको क्वेश्चन नहीं आया तो उसने आपको शूट कर देना है कि चलें जी, आपने क्वेश्चन नहीं दिया तो अब आपको गोली मार देंगे। ठीक है, दैट्स फाइन कि आपने काफी अटेम्प्ट किया, काफी अच्छे से खेले और यहाँ तक पहुंचे। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो फज़्ल करम करने वाली है, लेकिन वहां पे बैठे बैठे ऐसा भी नहीं है कि इतना परेशान हो जाए कि बंदा बेहोशी हो जाए, ठीक है? और ना ही इतना उसको जो है वो लूजी ले लिया। मैं रिक्वेस्ट अक्सर किया करता हूँ खुसूसन फीमेल पार्टिसिपेंट से कि आप जो है वो अपने साथ जरूर कोई भी चॉकलेट्स या ऐसी चीजें रखा करें, क्योंकि हमारे फीमेल पार्टिसिपेंट जो है वो ज्यादातर परेशान जल्दी हो जाते हैं, और उनको चाहिए कि वो अपने साथ कुछ ऐसी चीजें, और जो पानी की बोतल है वो जरूर मेंटेन करें इसको जो है, क्योंकि वहां पे ही आपको अच्छे से प्ले करना है। अच्छा, हानिया साहब इस पे मुस्कुराए हैं या हंसे हैं? ओके, नहीं हानिया वैसे ये सच है, इट्स नॉट जोक बाय द वे। तो आप जो है, अब जब आपने इंटरव्यू चल रहा होता है, यू नॉट सपोज टू ऑब्जर्व द माइनर थिंग्स कि व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग्स। जो भी क्वेश्चन पूछता है अपनी अटेंशन उसको दें, ट्राई टू लिसन दैट पर्सन प्रॉपरली। इफ चेयरमैन इज आस्किंग द क्वेश्चन, पूरी तवज्जो से सुने। इफ यू आर अनेबल टू गेट इवन अ सिंगल पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन, आप मिस्टर चेयरमैन से कहेंगे सर आई एम सॉरी, प्लीज पार्डन मी, आई कुड नॉट गेट द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। सो अगर सवाल किसी बंदे के भी मुंह में है और आपने पहले ही उसको आंसर करना शुरू कर दिया, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हर सवाल के पूछने के बाद कोई 2 सेकंड का वक्फा जरूर होना चाहिए आपके आंसर देने में, या 1 सेकंड का वक्फा जरूर होना चाहिए। आपकी परसेप्शंस को और सेंसेस को काम करने दीजिए, उन्हें क्वेश्चन को परसीव करने दीजिए, उसके बाद उनको आंसर दीजिए। स्माइलिंग फेस रहेगा। क्वेश्चन जहां पे ड्रॉप होंगे, यू विल डेफिनेटली से आई एम सॉरी सर बट आई विल हैव टू look it. I'm sorry, but I didn't notice this particular genre. I did not go for that. So I will have to revisit this chapter again. I will definitely revise it again. So ये चीजें जो हैं ये आपका पॉजिटिव जो है वो मूड जाहिर करती हैं। इसके अलावा एक कॉमन सा क्वेश्चन जो है वो ये खसूसन वो लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनसे बड़ा ये आम सा क्वेश्चन ये किया जाता है, और डेफिनेटली वी हैव आस्क्ड अ लॉट मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस इन आवर मॉक इंटरव्यूज एज वेल, दैट व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू, यू आर ऑलरेडी देयर ऑन अ जॉब, आप पहले ही जॉब कर रहे हो तो आपको ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? तो इसको बड़े रैशनली जो है वो तैयार कीजिएगा, ठीक है? इसको बड़े रैशनली जो है वो लेके चलिएगा इस क्वेश्चन को। सो इसको अब देखिए किस पर्सपेक्टिव में है अरूज आपका क्वेश्चन जो है वो, हाउ एक्टिव एंड पैसिव इज एप्लीकेबल टू रियल लाइफ, like what do you talking about? You're talking about the grammar? Is it about the grammar active and passive wise? Are you talking about the active personalities and the passive personalities in real life? It's about the activeness of the people or the passiveness of the people? What question it is exactly? सो जी, यहाँ तक आपने अपने आप को देखा ढंग से। अब जो है वो बातें जो मैं पहले जो है वो बात करने की कोशिश जो है वो कर चुका हूँ आपसे। अब आप जो है वो जब चेयर को लीव करोगे, रूम को लीव करोगे, तो आप कोशिश करोगे कि उन तमाम पैरामीटर्स को कि आपने इतनी, अगर उन्होंने कहा अमूमन जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है ये कहा जाता है कि गुड लक,
आपके नेम के साथ जो है वो कह देते हैं इट वाज अ गुड इंटरव्यू, या वो ये कह देते हैं कि ऑल राइट, विशिंग यू गुड लक, मे अल्लाह अलमाइटी ब्लेस यू। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको जो है वो पता चलते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आप स्टैंड कहाँ पे करते हो। ठीक है, आप जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आप जो है वो आप कोई ऐसी चीजें नहीं कही गई है तो डेफिनेटली आप फिर फील कर जाते हो कि आप कहाँ पे हो। अच्छा, ग्रामर के लिहाज से अरूज का क्वेश्चन। अच्छा अरूज देखें, whenever someone is using passive voice, he's trying to emphasize the receiver's action। ठीक है, सो अब हमारे पास जो है वो उसका मतलब ये है कि वो emphasize करने के लिए यूज कर रहा है। इन रियल लाइफ whenever we are talking about, whenever we're using the passive voice, we are highlighting the performer of the action। Okay, so in real life we have a lot many things, a lot many points where we prefer to go for the passive voice। So what will be the answer of your question already in job? Okay, well, Sangam, the answer of this question is you need to convince them that how you're going to be a benefit for them, how you're going to bring some change in their department after becoming a part of them। So, but you are not going with exaggeration. You are not going to say the things कि okay, मैं तो आते ही जो है वो मैं फेस्टो पुलिस को कॉल करूंगी और 24 साल तक उसको अपनी रूह को जो है वो सेल करूंगी या करूंगा, और मैं फेस्टो पुलिस से कहूंगी कि ये डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। It's not like that। अब आपको ये क्या करना है, यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वेरी कंपोज्ड मैनर्स कि आप जो है यस इट इज ट्रू दैट यू आर ऑलरेडी सर्विंग अ डिपार्टमेंट एंड यू आर एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, बट द थिंग इज दैट आई वांट एन अपवर्ड मोबिलिटी। मेरी पर्सनालिटी के अंदर जो है वो चेंज परमानेंट है। मैं अपने आप अपनी पोजीशंस को चेंज करती रहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि वतन अजीज के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ नए नए एक्सपीरियंसेस को मैं लर्न करूँ। एंड दैट इज द रीजन आई वांट टू चेंज माई सेल्फ माई डिपार्टमेंट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट टू दैट डिपार्टमेंट। और इसका पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है कि आप बता सकते हो कि हमारे पास जो है आप रिलीजन से रेफरेंसेस ले सकते हो कि कांस्टेंट चीजें जो होती हैं वो जमूद जो होता है वो जिंदगी को खत्म करता है, स्टैटिकनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। So that is the reason I want to change my particular job। And second thing is that higher education department is that department where I can serve, I can change the lives। And yes, I have already played ample efforts there in school education department। If you're already a part of school education department, मेरी वहाँ पे ये contributions हैं और मैंने वहाँ पे ये चीजें की। So जिन लोगों को आज जो है वो हमारी बैच 5 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस। पहले नंबर पे आप जब भी एजेस को तैयार करो, ऐसा बहुत कम की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटन टेस्ट, कि आपके जो हैं ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश से जो है वो क्वेश्चंस आए हों। बहुत कम हुआ है। अगर हम उन्हें इग्नोर करें तो शायद भी हमारा कोई नुकसान नहीं, और अगर हम उन्हें देखें कि शायद 1 या 2% है तो भी इसमें हम उसे शायद 1% पे लेके आ सकते हैं। केपी से जो रिसेंट हमारी 28 सक्सेस स्टोरीज हैं, जब हमें उनके ट्रांसक्रिप्ट हमने ली, हम हर स्टूडेंट से जैसे आप भी इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट आपको मिलेगी और हम रिक्वेस्ट आपसे ये करेंगे कि हमें जो आपके इंटरव्यू, बल्कि जिस दिन हो जाएगा कि आप अपने इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट या क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हम उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन बैंक जो है वो महफूज होता चला जाए और एस्पिरेंट्स को भी हेल्प आउट करते चले जाए। रिसेंट जो हमारा केपी के क्वेश्चन बैंक हमें रिसीव हुआ, we have observed that this statement is up to the mark in a lot many cases। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस इतने कम होते हैं कि शायद आपको 14 and 15 सेंचुरी से अगर आप तैयारी अपनी शुरू कर लो तो भी यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग। आपके लिए जरूरी है कि 14 और 15 सेंचुरी से जब आप चीजों को शुरू करते हो तो 14 और उसकी कंट्रीब्यूशन को जरूर देखो, बैलेंस को जरूर देखो। आई एम श्योर दैट यू आर नोटिंग डाउन ऑल द थिंग्स। सो at the end of the session I'm going to recommend you something, though we have completed all the questions, though I have already given you the detailed analysis, but आज मैं आपको कुछ हेडिंग्स दे रहा हूँ, अब आज मैं आपको कुछ जॉनरास दे रहा हूँ कि इनको ढंग से प्रिपेयर कर लेना। सो द फर्स्ट थिंग इज द रियलिज्म इन 15th सेंचुरी। कैसे थी रियलिज्म, कहाँ थी,
और जो चौसर की जब कैरेक्टराइजेशन थी तो उसके अंदर लोग किस तरह से थे, क्या वो वाकई रियलिस्टिक थे। उसके बाद जो है 16th सेंचुरी में आ जाइए, रेनासांस बड़ा इंपॉर्टेंट है इन इटसेल्फ। रेनासांस शुरू कहाँ से होता है, इसके बाद जो है इस एज में ड्रामा का क्या रोल था, यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं उनके बारे में। विलियम शेक्सपियर के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आए तो विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिएगा, विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस को खींचने की कोशिश ना कीजिएगा, ये मेरी बड़ी अच्छी राय है। मैंने विलियम शेक्सपियर की कुछ, मेरा ख्याल है 30+ रीडिंग्स मेरी नजर से गुजरी, और लेकिन मैं आज तक विलियम शेक्सपियर पर बात करने से घबराता हूँ। विलियम शेक्सपियर पे के सॉनेट्स मुझे काफी याद हैं, लेकिन मैं किसी भी पैनल के सामने विलियम शेक्सपियर पे बात करने से इसलिए घबराता हूँ कि उसके ऊपर हर साल हजारों की तादाद में रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं, और रिसर्च आर्टिकल का मतलब ये है कि हर दफा कोई नई से नई चीज एक्सप्लोर होती है। सो इट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन एंड इट्स माय ऑनेस्ट सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू, विलियम शेक्सपियर को शायद विलियम शेक्सपियर से ज्यादा आज तक कोई ना समझ सका हो, ठीक है। विलियम शेक्सपियर को शायद विलियम शेक्सपियर से ज्यादा अच्छे और कोई ना समझ सका हो, जिसका काम ऑल लिविंग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गया हो। पाकिस्तानी लोगों ने उसकी एक अपनी नई डेफिनेशन निकाल ली, पाकिस्तानी लोगों ने उसको अपने तरीके से परसीव किया, अफ्रीकन लोगों ने अपने तरीके से परसीव किया, इंडियन लोगों ने अपने तरीके से परसीव किया। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि विलियम शेक्सपियर को कवर किया जा सके। विलियम शेक्सपियर की ग्रेटनेस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, बात कीजिए। ट्रेजेडीज के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे, कवर कीजिए। हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे, कवर कीजिए। इवन इफ यू रिमेंबर, आपने 30 के 30 प्लेस भी पढ़ रखे हैं विलियम शेक्सपियर के, फिर भी आप इसको अपना फेवरेट राइटर कभी न लीजिएगा इंटरव्यू में। विलियम शेक्सपियर को हर बंदे ने पढ़ रखा है, विलियम शेक्सपियर का कोई ना कोई पोएम, कोई ना कोई ऐसी चीज हर पर्सन उसे जानता है। सो बाजुका चीजों का सहल होना, बाजुका चीजों का आसान होना, बाजुका बहुत ज्यादा लोगों का चीजों को पढ़ रखना भी एक ऐसी चीज हो जाती है जो प्रॉब्लम पैदा कर देती है। तो मेरी ये आप सबके लिए राय है, आप इससे इत्तफाक करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, आप इससे इख्तलाफ करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, बट माई रिकमेंडेशन इज विलियम शेक्सपियर को अपने फेवरेट राइटर के तौर पर कभी ना लीजिएगा, इट इज गोइंग टू गिव यू द टफ टाइम। मार्लो को ले लीजिए, अच्छा लिखता है, उसी एज से है। So moving on from here, from 16th century, another name is important, and that is the Spencer, Edmund Spencer. Spencer is the poet's poet. क्यों था, कहाँ से था, इसके ऊपर रेनेसांस का क्या इन्फ्लुएंस था, और इसमें क्या क्या चीजें चलती रही थी। इसके बाद वाली जो एज है, if you're talking about the Jacobean age, you need to cover Jacobean drama. And Jacobean drama जब आप cover करोगे, you will have to focus on the contributions of Mr. Johnson. What are the contributions of Ben Johnson's, and what do you mean when you say that Ben Johnson's school of thought? After that, it has happened that there were a lot many questions from the authorized version of King James Bible. So you're supposed to cover all the things. You're supposed to complete the questions from King James Bible. King James Bible is very important. Not only King James Bible, but you need to understand that how this Bible influenced a lot many writers even after King James. So King James and King James Bible, these two questions are there. अच्छा नौशीन, मैंने आपके क्वेश्चंस देख लिए हैं, लेकिन अगर मैं ट्रैक से हट जाता हूँ ना, तो शायद मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकूंगा। क्या मैं इसको एंड पे आंसर कर सकता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें? ये क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं, मेरे सामने हैं, तो क्या मैं इनको एंड पे आंसर कर सकता हूँ अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो, या मैं अभी इनको आंसर करूँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये एक दफा बता दूं आपको सारे के सारा, देन मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँ। Oh, thank you so much. So after King James Bible, you have metaphysicals and the Quailier poets. Remember when you are dealing the topic of Quailier poets, कुछ की लाइनें याद कर दीजिएगा, काफी हेल्प करेंगी आपको जो है वो। हाँ, then we have some important portions, some important segments from the 18th century. From the 18th century, you have the age of prose and the age of the reason, and then why this is the age of prose, age of reason. My recommendation is when you are talking about the new classical age, MacFlecknoe, Absalom, and Achitophel,
और essay on men और essay on criticism respectively by Dryden and Alexander Pope. इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, they are going to help you a lot. So after that, we have important questions about novel, and you need to talk about the novel, the history of the novel of terror maybe. So romantic age में elder और younger romantics दोनों important हैं. और अगर आप राइटर को प्रिपेयर कर रहे हो तो जेन ऑस्टन को मत जो है वो इग्नोर कीजिएगा. जेन ऑस्टन इज एन इम्पोर्टेंट राइटर. एंड देन रोमांटिक एज के अंदर से ही कुछ क्रिटिसिज्म है, उसको देख लीजिएगा. और किस तरह से रोमांटिक एज जो है ये एक हमारे पास जो है एक ऐसी एज है जो कि रिएक्शन को शो कर रही है. ठीक है, बाकी चीजें हमने जो है वो डिस्कस की हैं कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को देख लीजिएगा, द 1990s को देख लीजिएगा, मॉडर्न नॉवल को देख लीजिएगा. और एंड पे मैंने आपको कुछ रिकमेंडेशंस देनी थी, कुछ रीडिंग्स पढ़ लीजिएगा. अनटू इट्स लॉस या अनटू दिस लॉस जरूर पढ़ लीजिएगा. वुदरिंग हाइट्स को जरूर पढ़िएगा. द मिल ऑन द फ्लोर्स को जरूर पढ़िएगा. हार्डे का हार्ड टाइम्स को जरूर पढ़िएगा. वेंटी फेयर को जरूर पढ़िएगा. ठीक है, इसके अलावा इन मेमोरियम को जरूर पढ़िएगा. लिरिकल बैलेट्स को जरूर पढ़िएगा. द बैटल ऑफ बुक्स, अ टेल ऑफ द टब, ये चीजें जो हैं इनको जरूर देख के जाइएगा. अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे सर वट एवर वी विल प्रिपेयर. ठीक है, अच्छा सर ना ये आपके मैं कल के सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा. आपकी क्लास है हमारे साथ कल जो है ना, तो उसमें मैं आंसर दूंगा. तो आपको शायद अभी जो है ये चीजें हम डिस्कस करेंगे. आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इंशाल्लाह टुमारो. सो ये हमारे पास जो है वो कुछ चीजें हैं. अब आते हैं उन क्वेश्चंस के पास जो हमारे पास चैट बॉक्स में है. मिस नौशीन साहब का पहला क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट के जो है इसको डिफाइन कर दें कि इसने क्या लिखा है. क्वेश्चन क्या है इनका. अच्छा जी, टी.एस. इलियट थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन. देखें, फॉर टी.एस. इलियट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरी and the tradition for T.S. Eliot is something that is special and complex factor. So T.S. Eliot is representing, T.S. Eliot is telling you how he is going to mix, how he is going to collaborate, how he is going to fuse the past and present. So कि जो इसने डिफाइन किया ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट को, वो ये है, वो ये फील करता है कि ट्रेडिशन जो है वो डायनामिक बना है. अच्छा, ट्रेडिशन थी क्या, ये एक ऐसा पर्सन था, ये मॉडर्निस्ट था ना. बस मिस नौशीन जो है वो मॉडर्निस्ट होने की वजह से इसको ये लगता था कि ट्रेडिशन को और इंडिविजुअल टैलेंट को मिक्सअप किया जा सकता है. इसको ये लगता था कि जो हमारा माजी है, जो पास्ट है, वो डायरेक्ट करता है प्रेजेंट को, और प्रेजेंट जो है वो हमारे पास्ट को, दोनों जो है वो इंडिविजुअल टैलेंट को, पास्ट जो है वो चेंज करता है प्रेजेंट को, और प्रेजेंट जो है वो इंडिविजुअल टैलेंट को चेंज करता है. सादा लफ्जों में मैं कहूँ, इसको ये लगता था कि माजी का इल्म जो है वो न्यू आर्ट बनाने में मदद करता है किसी भी इंडिविजुअल. दैट इज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. सो तो इसने ये बताया कि आप किस तरह से हासिल कर सकते हो इसको रीडिंग के साथ, कि आप डेड पोएट्स को पढ़ोगे, आप उनकी जो है वो चीजों को देखोगे. सो इन दिस वे कि आप जो है वो मूव ऑन करते हो टी.एस. इलियट के साथ जो है. सो एक मॉडर्निस्ट था, और मॉडर्निस्ट होने की वजह से इसने काफी चीजों के ऊपर अपने जो है वो खुल खुला के व्यूज जो है वो दिए. अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा है जी कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक इमोशंस एंड पर्सनल इमोशंस. देखिए, आर्टिस्टिक इमोशन और पर्सनल इमोशन जो है वो इनके अंदर काफी डिफरेंस है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल इमोशंस मीन जो सिंपल सी होती हैं, जो मिसाल के तौर पर आई लव समवन, मुझे किसी से मोहब्बत है, आई एम इन लव विद दैट पर्सन, सो दैट इज माय पर्सनल इमोशन. आई हेट समवन, वो मेरी पर्सनल इमोशन हो सकती है. सिंपल सी है, मुझे यार तुमसे नफरत है, दैट इज माय सिंपल इमोशन. सो बट when you're talking about the poetic emotion, that means something that is complex. वो complex ऐसे नहीं है, वो refined complex है, जिसके अंदर जो है आपने क्या करते हो कि आपने उसकी complexness का भी आपको अंदाजा है कि वो क्या चीज है. So हमारे पास ये भी for the very first time टी.एस. इलियट ने इस पर बात की. इलियट ये कहता है the emotions of a poet must be guarded because the unguarded emotions may produce chaotic literature. तो ये टी.एस. इलियट है, टी.एस. इलियट फील्स के इमोशन जो है
If you are not going to concentrate on your emotions, you are going to produce something that does not fall in the genre of the literature. So I think I have answered your question, Ms. Nashim. हाय तमजीदा, कैसे रिपीट करें इसको? हम इसकी रिकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि शेयर हो जाए. इतने लंबे वर्क कैसे हम कर सकते हैं? फिर भी हमने जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बताया, वुदरिंग हाइट है, अनचोर्स लॉस है, हार्ड टाइम्स हैं, इन मेमोरियम है, लिरिकल बालेज है, और एक मैंने और बताया द बैटल ऑफ बुक्स और टेल ऑफ टब. ठीक है, ठीक है. तमजीदा, आपको जो है वो क्लियर हो गया इसका जो है वो? अच्छा जी, अब हमारे पास जो है, ऑलराइट, थैंक यू. एक और क्वेश्चन है. देखिए, इलियट को जो है ना, इलियट का जो मिस नशीन है, आपका क्वेश्चन है कि ये जो है, डज इट टेक मेटाफिजिकल्स एंड द मॉडर्न्स इन द सेम लाइन? वेल, मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में टीएस इलियट को ये लगता है कि दैट इज the capacity to think versus the capacity to feel, if I can answer this question in a single line. So T.S. Eliot he was feeling that the primary distinction between these two is कि पहले जो हमारे पास हैं वो इंटेलेक्चुअल पोएट हैं और दूसरे जो है वो रिफ्लेक्टिव पोएट है. मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं, those people who have the capacity to think versus the capacity to feel. So he is talking about the Tennyson and Browning, जिन्हें ये लगता है कि वो इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग वाले पोएट हैं. तो हमें जो है टीएस इलियट जो कंक्लूजन देता है वो ये कहता है कि द मेटाफिजिकल पोएट्स, उसके बारे में कंपैरिजन देता है जब वो इनको फ्रेंच सिंबोलिस्टिक्स के बारे में यूज करता है, उनके सिंबल्स को ये लेके आता है. तो एक जो है वो इसके मुताबिक इंटेलेक्चुअल है और दूसरे वो जो है कि जो थिंक करते हैं, जो थिंकिंग ग्रुप से है. ठीक है, so it is what I assumed your question is, and I've tried to answer. So in case there is any other segment, any other portion of your question, you may go on and you may ask that question. Okay जी. So any other question? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं यहाँ पे आज के सेशन में, जो हमारा बैच 5 के साथ आज आखिरी सेशन है. So मैं ये assume करूंगा कि आप जो हैं, you are not going to waste your time. You will inshallah stick with your studies and you will try to complete whatever you have discussed, whatever you have covered in your mock sessions, and may Almighty Lord of Heavens bless you. My best wishes are with you. My number is there in case you need assistance anywhere. आप you're just a part of our family. आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप अपने जो है वो डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्ट को, जो क्वेश्चंस के ट्रांसक्रिप्ट है वो जरूर शेयर कीजिएगा. आई एम विशिंग ऑल ऑफ यू अ गुड लक, और मुझे उम्मीद है कि द डे इज नॉट अवे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाल्लाह. सो होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन द सेम फील्ड इन माय डिपार्टमेंट, दैट इज द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट. और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप जैसे डेडिकेटेड लोगों की जरूरत है. So hope to see you inshallah on the other side of the line. Till then आप अपनी मेहनत कीजिए, भरपूर तरीके से दीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, और कहीं पे भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, कहीं पे खुद को तनहा फील नहीं कीजिए, और ये ना फील कीजिए कि आपने बस जो है अब एक रूटीन चेंज करनी है. डेडिकेटेडली प्रोसीड फर्दर कीजिए. मुमकिन हो सके तो इंडिविजुअल सेशंस को, सॉरी, मुमकिन हो सके तो मॉक सेशंस को जरूर ज्वाइन करें, जिसके अंदर आप अपने आप को, अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें. आप अपने आप को जो है वो कोशिश करें कि मॉक इंटरव्यूज में से ज्यादा गुजरें. आप कोशिश करें कि जो आपके साथ क्वेश्चंस हो गए हैं उन तमाम को जो है वो देखें, क्योंकि चमक दमक उन्हीं लोगों की नजर आती है जो मंजिल पे पहुंच चुके होते हैं. जो लोग गिरते नहीं हैं वो कभी उठते भी नहीं हैं. जो लोग अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी कोई ऐसा आसमान से फरिश्ता नहीं आज के दौर में उतरा कि तुम छोड़ो, तुम रहने दो पढ़ने के लिए और मैं तुम्हारी जगह पे मेहनत करता हूँ. सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू चेंज योर लाइफ, और आप अभी इंशाल्लाह अपनी मंजिल के इंतहाई करीब हो. आप बस कोशिश करोगे कि अपनी रूटीन को कभी तब्दील ना करो, और एक चीज जिंदगी में याद रखनी है, एंड दैट इज कि ये सीट जो है वो आपके लिए है, आप इस सीट के लिए हो.
जिंदगी तारिक बिन ज़याद अगर कश्तियों को जला सकते हैं, तो आप कभी अपनी लेजीनेस को, स्लगिश बिहेवियर को, अपने टोन एंड टेनर को बदलना होगा, क्योंकि जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा, वो पाते हैं लोगों में इसमें ज़्यादा। ये बचपन से आप शेर सुनते आए हैं। सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत करनी होगी, और तभी जो है वो आगे निकलने का जो जज्बा है वो दूसरों से आप सरपास कर सकोगे। तो मिलते हैं हम सबसे इंशाल्लाह ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।